कहता हूँ मुकदमे दर्ज होंगे, जिसने पैसा खाया है सारे का सारा पैसे की रिकवरी होगी। पिछले समय में जो मैनेजमेंट आई वो यहाँ प्रैक्टिकल में इसके नंबर लगाओ, इस लड़का को नकल मरवाओ, इस तरह का काम करते ऐसे लोग भर्ती कर रखे हैं जो एक पेज हिंदी में भी नहीं लिख सकता। प्रिंसिपल है वो भी रहमोकरम पर है मैनेजमेंट का, लगाया भाई भतीजा बात चला। अब उनके अंदर इतना अहंकार आपस में है कि तू मेरा क्या कर लेगा, आपस में झगड़े होते हैं बच्चों की तरह। टीचर्स के भर्ती जरूर करेंगे, रेगुलर पोस्टों पर करेंगे और मेरिट के आधार पर करेंगे। अब दोस्तों हिसार में हैं और हिसार में जाट शिक्षण संस्थाएं हैं जिनका नाम रहा है 100 साल पूरे होने को है जाट शिक्षण संस्थाओं को, जब उनकी स्थापना हुई थी। और जिन्होंने स्थापना की थी उस टाइम उनकी जो सोच थी कि शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र तक पहुँचे, क्योंकि जाट कम्युनिटी है ज़्यादातर गांव में है और जाट कम्युनिटी के साथ साथ जो दूसरी कम्युनिटी है जो किसान मजदूर है वो भी गांव में ज़्यादा थी, तो उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खुल सके। इस सोच के साथ आज से 97 साल पहले 96 साल पहले 1924 या 26 के दौर में कुछ लोगों ने अग्रणी भूमिका निभा के हिसार के अंदर जाट शिक्षण संस्थान बनाने की तरफ आगे बढ़े। और उस टाइम के जो सेठ छाजूराम है, सेठ उनको कहते थे, लेकिन चौधरी छाजूराम जिसका पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा व्यापार भी था, उसको इस नाम से जानते थे कि वो बहुत बड़े दानी थे। जो भी उसके पास चला गया शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के कुछ भी बनाने के लिए, किसी को अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है, धर्मशाला बनानी है, तो वो इतना पैसा देते थे कि कोई नहीं देता था। तो जाट शिक्षण संस्थान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन अफसोस की बात है कि 100 साल पूरे होने की तरफ एक तरफ तो शिक्षण संस्थान बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाट शिक्षण संस्थान के जो हालात बन गए हैं वो बहुत बुरे हैं। वहाँ आप देखने को मिलेगी क्लासेस नहीं लगती है, टीचर्स के आपसी झगड़े हैं जो पिछले दिनों हम देखने को मिले हैं, जो मीडिया कवरेज करते रहे हैं। तो अभी चुनाव है, जाट शिक्षण संस्थान की जो बॉडी होती है, कमेटी होती है, उसका चुनाव है और अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ रहे हैं सुखबीर सिंह गोयत, वो हमारे साथ हैं। 2 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पंचायती उम्मीदवार है, तो उनसे एक बार जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस एम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे जो लोग हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन क्या है और इनका एम क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और मेरा सवाल ये है कि जिस नियत के साथ जाट शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी उन लोगों ने, जी, क्या उस नियत के साथ अभी काम हो रहा पिछले दिनों जिस प्रकार से जाट शिक्षण संस्थान को देख रहे हैं? देखो, जाट शिक्षण संस्थान की स्थापना सेठ छाजूराम जी के नेतृत्व में कई गणमान्य व्यक्तियों ने की थी, जिसमें से शेषाई केसरी लाजपत राय भी थे, चौधरी सूरजमल जी ने भी बड़ा अहम योगदान दिया था। लेकिन जिस एम से बनी थी उस शुरुआती दौर में तो ये बहुत अच्छी चली और यहाँ एडमिशन लेना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। इतने एडमिशन के लिए मारामारी थी। कॉमर्स में यहाँ का नाम था जाट कॉलेज का। जब मैं भी यहाँ पढ़ता था तो ये था भी कॉमर्स करनी है तो जाट कॉलेज से करनी है, और कॉमर्स में एडमिशन मेरिट बहुत हाई जाती थी, बड़ी मुश्किल से इंटेलिजेंट बच्चों का हुआ करता था। लेकिन आज मैंने देखा कि पिछले समय में जो मैनेजमेंट आई वो यहाँ प्रैक्टिकल में इसके नंबर लगाओ, इस लड़का को नकल मरवाओ, इस तरह का काम करती रही हैं। आज जो परमानेंट पोस्ट थी वो नहीं है, ख़त्म होती जा रही है या इन्होंने फिलअप नहीं की, लेकिन टेम्परेरी लगाया, भाई भतीजा बात चला। अब उनके अंदर इतना अहंकार आपस में है कि तू मेरा क्या कर लेगा, आपस में झगड़े होते हैं बच्चों की तरह। टीचर्स के तो ये सारी की सारी मैनेजमेंट की कमी है, क्योंकि मेरिट पर अगर टीचर कोई लगेगा तो वहाँ ऐसी बात नहीं आ सकती। हम अगर बनते हैं तो हम मेरिट पर ये सारी भरेंगे, मेरिट और मेरिट प्रिवेल करेगी, भाई भतीजावाज और करप्शन का नामो निशान यहाँ नहीं होगा। हम एडवर्टाइज भी कोई पोस्ट होगी तो उसके साथ क्राइटेरिया आएगा, उसमें न मैं किसी की मदद कर सकूँ न और केवल मेरिट मदद करेगी। ये हमारा एम है। और हम ये शिवाज साहब सेक्रेटरी की पोस्ट पर हैं, लेकिन हमारा चुनाव लड़ने का कोई एम नहीं था। पंचायत इकट्ठी हुई और हमने उसमें भी कहा भाई हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, चुनाव में हम काम करना चाहते हैं, संस्था का विकास चाहते हैं। तो चौधरी कंवल सिंह की अध्यक्षता में वाइस चांसलर श्री खोखर साहब थे, ख्यालिया साहब थे, इन्होंने कहा भाई ज़्यादा समाज की संस्था पीछे जा रही है, इसको बचा लो, और ये बंद होने के कगार पर आ गई है। और ये सच्चाई भी है कि स्कूल में तो 150 बच्चे रह गए और कोई रहा नहीं, बच्चे कम है, स्टाफ ज़्यादा है।
और सारे का सारा टेम्परेरी है। और ऐसे ऐसे लोग भर्ती कर रखे हैं जो एक पेज हिंदी में भी नहीं लिख सकते। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है कि ऐसे लोग इन्होंने भर्ती कर लिए भाई भतीजावाद के थ्रू या पैसे लेके या करप्शन से, आपका ये आरोप है कि जिनको एक पेज हिंदी का भी लिखना नहीं आता। ये तो मैं नहीं कह सकता पैसे लिए या ना लिए, लेकिन रिश्तेदार इनके जरूर हैं और वो हैं ऐसे जो एक पेज नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसे आदमी को चाहे कोई किसी का रिश्तेदार हो नहीं भर्ती करना चाहिए। शिक्षण संस्थान के अंदर एजुकेटेड, पढ़ा लिखा और मेरिट के ऊपर भर्ती होनी चाहिए। जो इंटेलिजेंट है वो कोई भी हो, हाय इंटेलिजेंट होगा, बच्चों को अच्छा पढ़ाएगा। लेकिन जो खुद ही डल होगा और जिसने नकल मारी मरवाई है वो क्या भला करेगा। दूसरा मैं जो देख रहा हूँ, जो यहाँ के एम्प्लॉई हैं वही मैनेजमेंट का चुनाव में सक्रिय है। तेरे को नौकरी दे दी, हम आगे तो अभी जो मैनेजमेंट का चुनाव है, आपका ये कहना कि वो एम्प्लॉय जो यहाँ लगे हुए हैं वो सक्रिय हैं, उन्हीं को बनाने के लिए, सक्रिय उन्हीं को बनाने के लिए उनको इन्होंने ये डरा रखा है कि यदि हमारे को वोट नहीं दिया और हम जीत गए तो हम आते बदला लेंगे, और हम नहीं आए ये आगे तो ये मेरिट की बात कर रहे हैं। मेरिट में तुम कहाँ स्टैंड करोगे देख लियो। लेकिन हमारा एम किसी के साथ न दवेश न कोई, और हाँ हम भर्ती जरूर करेंगे, रेगुलर पोस्टों पर करेंगे और मेरिट के आधार पर करेंगे। अब रेगुलर कोई आता है मेरिट पर तो टेम्परेरी उसमें जाता है तो जाएगा, तो ला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप रेगुलर भर्ती करोगे? हाँ, हम रेगुलर भर्ती करेंगे और जो पोस्ट एडवर्टाइज होगी उसके साथ क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे पहले। जो उस क्राइटेरिया में मेरिट जिसकी बढ़ेगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। सर और क्या समस्याएं देख रहे हो कि पिछले टाइम से आप कह रहे हो कि मैं इसी कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, उस टाइम का हालात जो थे और आज के हालात में क्या थोड़ा सा देख रहे हो कि पिछले 4-5 साल से क्या इतनी समस्याएं आई हैं कि कॉलेज इतना डाउन जाता चला गया कि यहाँ रोजाना झगड़े होते हैं, टीचर्स में आपसी झगड़े हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, बच्चे इस बात पर आंदोलन कर रहे हैं कि बीए की क्लासेज नहीं लगती है। तो ये जो समस्याएं हैं इनको कैसे देखते हो और इनको सोल्व करने की तरफ अगर आप बढ़ते हो यहाँ तो कैसे बढ़ोगे? देखो, जो आज टीचर क्लास नहीं ले रहे वो इसलिए नहीं ले रहे कि उनके आका मैनेजमेंट में बैठे हैं, वो यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं पैसे लेने के लिए आते हैं, मिल रहे हैं और वो इस बात की अपनी बड़ाई मानते हैं कम तो नहीं कर रहे काम, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। न रेगुलर प्रिंसिपल है वो भी रहमो क्रम पर है मैनेजमेंट का, कभी टेम्परेरी कोई लगा दिया, टेम्परेरी स्टाफ लगा लो, उसकी हिम्मत नींद से बाहर, ये उनके आका है तो क्यों क्लास लेंगे। दादागिरी कर रहे हैं वहाँ, नेतागिरी कर रहे हैं वहाँ। और यहाँ जो भी मैनेजमेंट में आता है मैं देख रहा हूँ केवल लूट खसोट या अपने पॉलिटिशियन के साथ रिलेशन बनाने के लिए, दो ये मत, बाकी संस्था जाए बाढ़ में, अपने आदमियों को लगा लो और उनसे फिर वोट मांगो उनके तरफ। तो सर आपका जो पैनल है मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ समाज के बुद्धिजीवी है, चाहे उसमें पूर्व IAS खैलिया साहब है, चाहे पूर्व वाइस चांसलर खक्कर साहब है, चाहे पचार साहब HCS रहे हैं, वो लोग हैं। तो आपके ऊपर समाज क्यों मतलब ये करे कि क्यों विश्वास करे? क्योंकि पहले भी लोग हैं, उन्होंने भी बहुत वादे किए होंगे, आज आप वादे कर रहे हो कि मैं इस संस्था को बहुत आगे तक लेके जाऊंगा और ईमानदारी से काम करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, आप साफ साफ कह रहे हो, तो समाज क्यों विश्वास करे? क्या आप विश्वास दिलाना चाहोगे समाज को? देखो, मैं तो ये कहता हूँ जहाँ मैंने नौकरी की, मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब की, लेकिन जहाँ करप्शन आई वहाँ मैंने सीनियर ऑफिसर को भी नहीं बख्शा। एक बार मैं जब FCR में था, एक फाइल आई जिसके अंदर 2 करोड़ की रिकवरी भूषण इंडस्ट्री के अगेंस्ट बनती थी। वो मेरे पास आई कि जी साहब की तो फीस डाली, आपकी शाम को घर पहुंच जाएगी, इसको निपटवा दो। मैं कहा अच्छा। तो मैंने इसको कहा श्रीमान जी आपने कोई लॉ की है या वैसे लीगल मैनेजर हो? बोला मैं LLM हूँ। मैं कहा फिर सेक्शन 8 पढ़ा है PC एक्ट का, जो कोई रिश्वत दे तो उसके ऊपर लागू होता है। अभी DSP को बुला के धन अंदर करा रहा हूँ, वो भाग गया। मैंने उसके अंदर रिटर्न आर्गूमेंट सबमिट की, FCR साहब आग बबूला हो गए, इतने लेट आया। मैंने कहा सर मैं रिटर्न आर्गूमेंट तैयार करने लगा था, ये मेरे लिए। उन्होंने कहा डिसमिस। मैं कहा ओके आई विल गो टू हाई कोर्ट। बोला किसकी परमिशन से? मैं कहा परमिशन तो मैं आपसे लूँगा, मैं नहीं दूंगा, मैं गवर्नमेंट प्लीडर हूँ, बिंग प्लीडर मैं साइन वेरीफाई कर दूंगा फैक्ट्स, सरकार को 2 करोड़ का नुकसान नहीं होने दूंगा। तो वो उन्होंने अपना जजमेंट उसी समय किया, रिजर्व
वो चीफ सेक्रेटरी बन गए, फाइल को साथ ले गए। हमने कहा जी फाइल, मेरे पास कोई फाइल नहीं। मैंने जो नेक्स्ट FCRI श्री KC शर्मा, उनको बताया सर ऐसे ऐसे है। उन्होंने उनसे टेलीफोन पर बात की, उन्होंने कहा मेरे पास कोई फाइल नहीं। वो मुझे कहने लगे यार आपने मेरे से चीफ सेक्रेटरी को फ़ोन करा दिया, बात गलत निकली, FIR के लिए केस पुटअप करो सुपरिटेंडेंट के अगेंस्ट। मैंने उसमें 409 IPC की रिकमेंडेशन चीफ सेक्रेटरी के अगेंस्ट की। उन्होंने मुझे बोला आप चीफ सेक्रेटरी के अगेंस्ट ये कर रहे हो। मैंने कहा कानून लागू होते हैं ना, जो कसूर करेगा कानून उसी पर लागू होगा, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। और आप अगर इस पर स्टेप नहीं लेंगे तो मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगा। आपका ये कहना है कि अगर जाट कॉलेज की संस्था में आप जीत के आते हो तो पीछे भी जो कहीं भ्रष्टाचार हुआ है या कहीं गड़बड़ेशन हुई है उनको भी आप सुधार की तरफ लेके जाओगे और जो गलत किया उनको आप सीधा सीधा कार्रवाई करवाओगे। मैं ये कहता हूँ मुकदमे दर्ज होंगे, जिसने पैसा खाया है सारे का सारा पैसे की रिकवरी होगी और कानूनी कार्रवाई जो बनेगी करेंगे। लिहाज किसी के साथ नहीं, करप्शन पर कोई समझौता नहीं। मेरा एक लास्ट सवाल है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में जो डेलीगेट है जो वोट डालेंगे वो चुने हुए कुछ लोग होते हैं और वो ये भी सुनने को मिलता है कि पर्सनल लोग वोट बनवा लेते हैं संस्थाओं के अंदर और वो उन्हीं को वोट डालते हैं। तो आप क्या ऐसी अपील करोगे कि वो लोग ईमानदारी से वोट डालें? देखो, मैं जो बनवाए हुए वोट हैं उनसे भी मिला हूँ, तो एक बात कहते हैं कि देखो जी मेरा रिश्तेदार खड़ा है, उन्होंने मेरा वोट बनवाया था और पैसे भी उन्होंने लगा रखे, मैंने तो पैसे भी नहीं दिए, लेकिन संस्था का मत हो आप ठीक हो, हमारा वाला कहीं अब आपके सामने स्टैंड नहीं करता, लेकिन अब रिश्तेदार हूँ और उनका बनाया है वोट तो मैं ही दूंगा। तो मैं एक ही बात कहता हूँ, मैं और किसी से ये नहीं कहता कि मुझे वोट दो मुझे देता हूँ। संस्था का हक हित देख लो, बोला संस्था का तो सत्यानाश हो गया और इन्होंने कर दिया जिनको हम वोट दे रहे हैं, तो फिर आगे क्या चाहते हो? सुधार चाहते हैं तो फिर वोट किसको जाना चाहिए? अगर सुधार देखें तो आपको वोट जाना चाहिए, लेकिन रिश्तेदारी देखें तो वहाँ जाना चाहिए। पर उसमें से जो इन्होंने बना रखे हैं कई लोग मेरी तरफ खुले आ गए, कह जी ठीक है बनाए तो उन्हें थे, अपने पैसे ले जाएंगे हमारे से जो उन्होंने हमारा वोट बनाने के लगाए थे, लेकिन संस्था का हित देखेंगे, संस्था के सुधार के लिए वोट देंगे। तो आप सेक्रेटरी पद के दावेदार हो। पद के दावेदार। तो सर आप क्या अपील करना चाहोगे कि जिस मानसिकता से कि समाज का भला हो, ये संस्था जिन लोगों ने बनाई उनकी जो विचारधारा थी कि समाज का भला हो, इसके ऊपर काम करने के लिए क्या अपील करना चाहोगे कि लोग आपको वोट दें? हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि संस्था के प्रति जो भी समर्पित है, जो संस्था का भला चाहता है, वो कृपया उन्हीं लोगों को आगे ले आएँ और जिन लोगों ने संस्था के अंदर काम करके देख लिया उनसे सुधार नहीं हुआ, उनको दोबारा से मौका न देकर समर्पित लोगों को मौका दें ताकि वो अपनी कार्यशैली से और ईमानदारी से काम करके संस्था का भला कर सकें और संस्था को नीचे गिरने की बजाय सुधार की तरफ अपना प्रयास कर सकें। उनको कृपया एक मौका दिया जाए।